हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजश्री भाटी और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पर्वत निर्माण का सिद्धांत जो है जॉली के द्वारा दिया गया है, जिसका नाम है रेडियो सक्रिय सिद्धांत या फिर रेडियो एक्टिव थ्योरी ऑफ माउंटेन बिल्डिंग। ठीक है, तो ये सिद्धांत जॉली ने दिया था। ये सिद्धांत इन्होंने दिया था इन 1925 में। ये सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। ये सिद्धांत रेडियो सक्रिय पदार्थों पर आधारित है। इनके सिद्धांत का जो आधार है, हम इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले से 3 भागों में बांट लेते हैं। द बेसिस ऑफ द थ्योरी, सिद्धांत का आधार क्या है, उसके अलावा सिद्धांत की क्रियाविधि क्या है, द मैकेनिज्म ऑफ द थ्योरी। उसके अलावा हमारा लास्ट जो आएगा मूल्यांकन या फिर आलोचना का पार्ट। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आधार के साथ कि जॉली ने जो है रेडियो सक्रिय जो सिद्धांत दिया था उसके बेसिक्स क्या थे या फिर उसका आधार क्या था। पहले मैं आपको बता दूं, इस सिद्धांत को इन्होंने और नाम क्या दिया है। इस सिद्धांत का एक नाम इसे कहा गया है तापीय चक्र सिद्धांत। ठीक है, थर्मल साइकिल थ्योरी। उसके अलावा रेडियो सक्रिय सिद्धांत इसका नाम है। उसके अलावा है पृथ्वी के धरातल का इतिहास। पृथ्वी के धरातल का इतिहास, द सरफेस हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। तो ये इस सिद्धांत के 2-3 और नाम है। ठीक है, उसके अलावा अब हम देख लेते हैं इसके बेसिक्स। तो इसके बेसिक्स ये हैं, इन्होंने कहा कि जो महाद्वीपीय भाग है, कौन सा भाग, महाद्वीप वाला भाग है, और एक है महासागरीय भाग। तो जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ते हैं तो हमने उसमें पढ़ा है, किसी विद्वान ने कहा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो 2 परतों से बनी है, किसी ने कहा उसे 3 भागों में बांट सकते हैं। तो एक है जिसका क्लासिफिकेशन किया गया है सियाल सीमा, आपको पढ़ा हुआ होगा आपका। तो इन्होंने कहा जो महाद्वीपीय भाग है वो किससे बने हुए हैं, सियाल से बने हुए हैं। महासागरीय भाग है वो किससे बने हुए हैं, सीमा से। और ये जो सियाल है वो क्या है, कम घनत्व वाला पदार्थ है, जिसका घनत्व क्या है 2.67। सीमा का घनत्व है 3। तो इस प्रकार इन्होंने कहा महाद्वीपीय भाग वो सियाल के बने हुए हैं जो कि हल्के पदार्थ हैं। सियाल जो है हल्के पदार्थों से बना है, और महासागरीय भाग जो है वो किसका बना हुआ है, सीमा का बना हुआ है, जो कि क्या है, उसका घनत्व थोड़ा अधिक है इसकी तुलना में। तो सीधी सी बात है, जो हल्का भाग होगा वो ऊपर रहेगा, जो भारी होगा वो नीचे रहेगा। इसके अलावा इन्होंने इसे कहा कि सियाल वाले भाग या फिर महाद्वीपीय भाग को इन्होंने कहा कि ये क्रस्ट है। जो महासागरीय भाग है, सीमा वाला भाग है, उसे इन्होंने कहा ये क्या है, सब स्ट्रेटम, या फिर जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में अधर स्तर, अधर स्तर या फिर सब स्ट्रेटम। ठीक है, इस आधार पर इन्होंने ये 2 भाग किए हैं इसके पृथ्वी के आंतरिक भाग के। एक भाग महाद्वीपीय भाग है जो सियाल का बना है, हल्के पदार्थों का, जिसे इसने क्रस्ट नाम दिया है। एक है महासागरीय भाग, जिसे इन्होंने कहा कि सीमा से बना हुआ है, जो कि भारी पदार्थ है। इसके अलावा इसे इन्होंने क्या कहा, अधर स्तर। तो ये 2 भाग इन्होंने किए हैं। उसके अलावा इस बेसिक्स में ये तो एक भाग हो गया। एक बात इन्होंने कही है कि जो एक बात इन्होंने जो कही है वो कही है कि रेडियो सक्रिय पदार्थों के बारे में, क्योंकि इनका सिद्धांत किस पर पूरा आधारित है, रेडियो सक्रिय पदार्थों पर आधारित है। इन पदार्थों के बारे में इन्होंने कहा इनका वितरण जो है वो इस पूरे पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है, ये असमान रूप से वितरित है। जो आपके महाद्वीप वाला भाग है इसके बारे में इन्होंने कहा यहाँ पर रेडियो सक्रिय पदार्थ अधिक मात्रा में मिलते हैं। जो महासागरीय भाग है या अधर स्तर वाला भाग है, वहां पर रेडियो सक्रिय पदार्थ कम संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, ये इन्होंने अपने सिद्धांत का आधार बताया था। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जॉली ने अपने सिद्धांत के लिए क्या आधार बताए। इन्होंने बताया कि महाद्वीपीय भाग है, एक महासागरीय भाग है। महाद्वीपीय भाग जो है वो हल्के पदार्थ यानी सियाल का बना हुआ है, जबकि जो महासागरीय भाग है या महासागरीय जो तली है वो सीमा यानी कि अधिक घनत्व वाले पदार्थों की बनी हुई है। उसके अलावा उन्होंने अपने आधार में एक चीज और बताई, वो इन्होंने बताई कि जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है वो इस पूरी पृथ्वी पर क्या है, समान रूप से वितरित नहीं है, अलग अलग मात्रा में उपलब्ध है। तो इन्होंने इनकी क्रियाविधि पढ़ रहे हैं अगले चरण में। इन्होंने कहा है कि जो महाद्वीपीय भाग है इसमें जो है रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है, कौन से, रेडियो सक्रिय पदार्थ, उनकी मात्रा जो है वो अधिक होती है, अधिक मात्रा में है। ठीक है, आप समझ रहे हैं। उसके अलावा जो महासागरीय भाग है, कौन सी, महासागरीय भाग, इनके अंदर रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या है, उनकी कम मात्रा है, इसमें ये कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है,
क्योंकि इन्होंने अपने आधार में कहा था कि समान रूप से वितरित नहीं है, हर जगह अलग अलग मात्रा में है। तो महाद्वीपीय भागों में अधिक मात्रा में है, महासागरीय भाग में रेडियो सक्रिय पदार्थ कम मात्रा में। अब देखो रेडियो सक्रिय पदार्थों के कारण से क्या होता है, जब इन पदार्थों में रेडियो एक्टिव पदार्थों में विघटन और वियोजन, ठीक है, जब विघटन और वियोजन की क्रिया होती है तो ऊष्मा जनित होती है, हीट जनरेट होती है, ठीक है। लेकिन अब महाद्वीपीय भागों में अधिक मात्रा में तो है, लेकिन इनके कारण जो हीट जनरेट हुई, ऊष्मा जो जनित हुई, उसका वहां पर संचय नहीं हो पाया। जबकि जो महासागरीय भाग है उसमें ये मात्रा इनकी कम है रेडियो सक्रिय पदार्थों की, लेकिन इनके कारण जो ऊष्मा जनित हुई उसका वहां पर संचय हो रहा है। क्यों हो रहा है, इस ऊपर वाले भाग में यानी महाद्वीपीय भाग में क्या होता है, हीट ट्रांसफर की क्रिया होती है, हीट ऊष्मा स्थानांतरण की कुछ विधियां हैं, जैसे कि परिचालन है, विकिरण है। इस भाग में विकिरण और परिचालन के द्वारा क्या हो जाता है, ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है, जिसके कारण ऊष्मा का संचय यहाँ पर अधिक नहीं हो पाता, ऊष्मा संचय कम होता है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि वो ऊष्मा जो थी वो क्या होगी, ऊष्मा स्थानांतरण की अनेक विधियों के कारण, विकिरण के द्वारा, परिचालन के दौरान क्या होगी, उसका ऊष्मा का ह्रास हो गया, उसमें कमी होगी। महासागरीय भाग है यानी कि जो सीमा वाला भाग है उसमें क्या होता है, सीमा वाले भाग में जो ऊपरी भाग है सीमा का, उस ऊपरी भाग से तो क्या होता है, उस ऊपरी भाग से तो जैसे कि महासागरीय वाला भाग है सीमा से ही बना हुआ है, तो उस ऊपरी भाग से क्या होता है, परिचालन या कंडक्शन, ये क्या है, ऊष्मा स्थानांतरण की एक विधि है। इसके द्वारा क्या होता है, ऊष्मा जो है उसमें कमी आ जाती है, ठीक है। लेकिन जो सीमा का डेप्थ वाला भाग है, गहराई वाला भाग है इस महासागरीय भाग का, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, सीमा, तो इसकी जो गहराई है, गहराई वाला भाग, ठीक है, गहराई में या डेप्थ में क्या होता है, ऊष्मा जो है वहां पर संचित होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऊष्मा संचय हो रहा है, अधिक मात्रा में हो रहा है। कौन सी ऊष्मा, इन रेडियो सक्रिय पदार्थों के विखंडन और वियोजन से जो ऊष्मा प्रोड्यूस हुई थी, जो उत्पन्न हुई थी, उसका वहां पर क्या हो गया है, संचय हो गया है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, ठीक है। रेडियो सक्रिय पदार्थों से इनका जो है सिद्धांत शुरू हुआ, इन पदार्थों के कारण क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर ऊष्मा संचय नहीं हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर संचय हो रही है कहाँ पर, सीमा के डेप्थ वाले भाग में। तो इससे क्या होता है, जो इस ऊपर वाला महाद्वीप वाला भाग है, इसके कारण क्या होता है, जो टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान जो बढ़ेगा ऊष्मा के कारण, जो ऊष्मा बढ़ी उस ऊष्मा के कारण जो तापमान बढ़ेगा वो 1050 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। मैक्सिमम इतना हो सकता है, इससे ऊपर कभी नहीं जाता, ठीक है ना, अधिक से अधिक इतना हो जाएगा। लेकिन सीमा का जो गहराई वाला भाग है, जहां पर क्या हो रहा है, ऊष्मा का संचय हो रहा है, ऊष्मा का संचय इस वजह से हो रहा है क्योंकि ऊष्मा स्थानांतरण के कारण कहीं पर भी इसका क्या है, कमी नहीं हो रही इसकी ऊष्मा में, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा वो तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर तापमान बढ़ते बढ़ते कितना हो जाता है, 1150 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है। अभी 1150 डिग्री सेल्सियस क्या है, अब देखिए सीमा जो है वो क्या है, बेसाल्ट की चट्टानों से बनी हुई है, ठीक है। और ये 1150 डिग्री सेल्सियस क्या है, उस बेसाल्ट का गलनांक है, बेसाल्ट का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेसाल्ट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ये गलनांक क्या होता है कि जब 1150 डिग्री सेल्सियस, जो कि क्या है, बेसाल्ट का गलनांक, तो जब यहाँ पर तापमान 1150 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये जो बेसाल्ट है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, समझ गए आप। इसलिए 1150 डिग्री सेल्सियस क्या है, उसका गलनांक है। यहाँ पर ये अपनी अवस्था परिवर्तन करेगी। जब इसका इतना तापमान हो गया है तो उसके बाद ये क्या करेगी, अब आपने इसको और ऊष्मा दी, ठीक है, इस गलनांक पर पहुंचने के बाद इसको आप और ऊष्मा दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ये जो है सीमा या फिर बेसाल्ट वाला जो भाग है वो ठोस अवस्था से किसमें आ जाएगा, लिक्विड या तरल अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए होंगे कि मैंने अभी तक क्या बताया। क्रिया विधि में हमने अभी तक बात की है कि महाद्वीपीय भाग है उसमें रेडियो सक्रिय पदार्थ अधिक मात्रा में है, महासागरीय भाग उसमें रेडियो सक्रिय पदार्थ कम मात्रा में है, लेकिन ऊपरी भाग या महाद्वीपीय भाग में अधिक मात्रा में होते हुए भी क्या हो रहा है, उसका ऊष्मा का संचय नहीं हो पा रहा है। ऊष्मा स्थानांतरण की अनेक विधियों के कारण उसका क्या हो रहा है, उसमें ऊष्मा में कमी आती जा रही है। महासागरीय भाग सीमा वाला भाग है, वहां पर क्या हो रहा है, ऊपरी जो भाग है उस सीमा का, उसमें तो ऊष्मा स्थानांतरण की विधियों के द्वारा क्या हो रहा है, ऊष्मा में कमी आ रही है, संचित नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो गहराई वाला भाग है वहां पर क्या हो रहा है, ऊष्मा का संचय होता है। तो ऊष्मा का संचय होते होते कितना हो जाता है, 1150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और ये 1150 डिग्री सेल्सियस उस सीमा में जो बेसाल्ट की चट्टाने हैं उनका गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है। तो अब क्या होगा, इस ऊष्मा के कारण जो रेडियो सक्रिय पदार्थ
पदार्थों के कारण जो ऊष्मा इकट्ठी हुई थी, संचित हुई थी, उसके कारण जो है बेसाल्ट क्या हो जाएगी, पिघलने लग जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं सीमा का गहराई वाले भाग की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता, मैंने कह दिया 1150 डिग्री सेल्सियस का तक का तापमान हो गया ऊष्मा के कारण। अब इतना तापमान होने के बाद क्या होगा, जो आपकी सीमा जो थी ठोस अवस्था में थी यहाँ की बेसाल्ट, वो अब क्या हो जाएगी, पिघलनी शुरू हो जाएगी इस तापमान के बाद, अगर इसको और ऊष्मा मिल रही है तो। ठीक है ना। ठीक है, एक देखो, एक होता है गुप्त ऊष्मा जिसे हम कहते हैं लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा या फिर लेटेंट हीट। तो ये लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा क्या होती है, ये होती है कि कोई पदार्थ है, उसमें जब आप उसको ऊष्मा देते हो तो उसके तापमान में परिवर्तन के बिना उसकी क्या होती है, अवस्था परिवर्तित हो जाती है, यानी कि वो ठोस से द्रव, द्रव से क्या आ जाएगी, गैसियस अवस्था में, या गैस से द्रव, द्रव से ठोस अवस्था में आ जाती है। यानी कि गुप्त ऊष्मा किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, जबकि इस दौरान इसका क्या रहेगा, तापमान जो है स्थिर बना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एक कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है। तो 1150 डिग्री क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है बेसाल्ट का। इस पर आपने अगर इसको और ऊष्मा दी तो वो ऊष्मा इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी, वो इसकी अवस्था को परिवर्तित कर देगी। यानी कि अब यहाँ पर जो बेसाल्ट थी या सीमा थी, वो ठोस से किस में आ जाएगी, द्रव या तरल अवस्था में आ जाएगी। तब क्या होता है, अब जो है बेसाल्ट यानी कि सीमा जो है, जो महासागर, वो पिघलना शुरू हो गया है। जो सीमा है वो क्या हो जाएगी, तरल अवस्था में आ जाएगी। ठीक है, इसके लिए जोली ने कहा कि इसको टाइम कितना लगता है, तो इन्होंने कहा 3.5 लगभग 3.3 करोड़ वर्ष से 5.5 करोड़ वर्ष तक का समय लग जाता है इस पूरी प्रोसेस में। इस ऊष्मा का संचय होता है, फिर जो है बेसाल्ट जो है वो पिघलती है, उसको गलन की गुप्त ऊष्मा चाहिए होती है, ये है गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है ना, उसको पिघलने के लिए जो ऊष्मा लेटेंट हीट चाहिए थी वो, तो इतना इसको समय लगता है। तो इस पूरी प्रोसेस को, यानी कि एक पर्वत निर्माण से दूसरे पर्वत निर्माण में लगभग इतना समय लग जाएगा इस ऊष्मा के संचय में। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद ठीक है, सीमा पिघल गई है इतना तापमान ऊष्मा होने के बाद। ठीक है, अब इन्होंने इसे अपने सिद्धांत को 2 फेज में डिवाइड किया है। एक तो क्या है, सागरीय अतिक्रमण काल, सागरीय अतिक्रमण काल, यानी कि पीरियड ऑफ ट्रांसग्रेशन ऑफ सी। क्या है, ट्रांसग्रेशनल सी। और एक है सागर का निवर्तन का, यानी कि जब क्या सागर जो है वापस से लौट रहा है किनारे वाले भाग से, तो सागरीय अतिक्रमण काल कौन सा होगा। अब हमने देखा कि सीमा जो है वो क्या है, पिघल गई है। अब जब सीमा पिघलेगी तो आप खुद बताइए क्या क्या उसके प्रभाव होंगे। पहला प्रभाव क्या होगा, जब सीमा पिघलेगी तो उसमें विस्तार होगा। ठीक है, उसमें जो उसकी परिधि है, उसका व्यास है ग्लोब का, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, सीमा पिघलेगी तो जो ग्लोब है, आपकी पृथ्वी है, उसका व्यास और परिधि दोनों क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, उसमें विस्तार हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में क्या हो गया, ग्लोब के व्यास और परिधि में विस्तार हो गया है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब वो फैल रहा है, फैलने से क्या होगा, जो सीमा जो थी, सीमा पिघल रही है तो सीमा का जो घनत्व है, पहले अधिक था, 3 था, अब उससे क्या हो जाएगा, घनत्व कम हो जाएगा। यानी कि अब सीमा जो है वो हल्की हो गई है, क्योंकि उसका एरिया क्या है, बढ़ गया है। ठीक है, तो एरिया बढ़ गया है, फैल गई है वो, तो घनत्व उसका कम हो गया है। ठीक है, अब जब घनत्व कम हो गया, यानी कि हल्का पदार्थ ऊपर रहता है, भारी नीचे जाता है, तो अब सियाल की तुलना में ये कम हल्का हो गया है। ठीक है, हल्का हो गया, तो सियाल यानी कि जो महाद्वीपीय भाग है इसमें क्या होंगे, डूबेंगे। तो घनत्व कम होने के कारण से इसमें महाद्वीप जो है, महाद्वीपीय भाग, वो इस सीमा में क्या डूबने लगेंगे। ठीक है, अब ये डूबेंगे महाद्वीपीय भाग, तो जो महाद्वीपीय भाग उस सीमा वाले भाग में डूब रहा है, तो क्या होगा, किनारों पर उस महासागर का जो जल है उसका क्या हो जाएगा, अतिक्रमण हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम क्या किया, सागरीय अतिक्रमण काल। जब महाद्वीपीय भाग है, ये है महाद्वीपीय भाग। ठीक है, ये महाद्वीप है, इसके नीचे है ये है महाद्वीप, जो कि किससे बना है, सियाल का बना है। इसके नीचे वाली परत किसकी है, ये पूरी सीमा है। ठीक है, ये महासागर वाला भाग, तो ये क्या है, महासागर, महासागरीय भाग जिसको हम कहते हैं सीमा। ठीक है, अब क्या होता है, जब ये पिघलता है, ये पिघलते पिघलते इसका क्या, किनारे वाले भाग पर क्या होता है, अतिक्रमण होता है। ठीक है,
किनारे वाले भाग पर इसका महासागरीय जल का क्या होता है, अतिक्रमण होने लग जाता है। तो इस प्रकार से अब इस जो भाग डूब गया, यहाँ वाला किनारे वाला भाग जो डूबा है, यहाँ पर क्या होगा, इस किनारे वाले भाग में जो अवसाद आएंगे इस महाद्वीपीय भाग से, उनका क्या होगा, जमा होगा। इस जलमग्न जो किनारे वाला भाग है उसमें अवसादों का जमा होगा। इस प्रकार से इन्होंने कहा यहाँ पर किनारे वाले भाग पर क्या बन गई है, दोनों तरफ भूसन्नति बन गई है, जियोसिंक्लाइन। भूसन्नति आप जानते होंगे, लंबे संकरे गहरे गर्त होते हैं, ठीक है, जिसके दोनों और क्या होगा, स्थल भाग होगा, जिसमें स्थल भाग से क्या होंगे, अवसाद आएंगे, अवसादों का जमा होगा, उस जमाव से क्या होगा, उस पर दबाव पड़ेगा, धसाव होगा। तो इस प्रकार से उसमें जो अवसाद है वो क्या हो जाएंगे, दबाव पड़ने से वलित होने लगते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि यहाँ पर किनारे वाले भागों पर क्या बन गई है, भूसन्नति बन गई है। उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा यहाँ पर होगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ये सीमा वाला भाग फैल रहा है तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, फैलने से तनाव उत्पन्न होगा। किसमें, सीमा वाले भाग में। तो तनाव से क्या होगा, तनाव के कारण क्या होगा, जब वो फैल रहा था, तनाव हो रहा था, तो यहाँ पर क्या बन गई, दरारें बन गई है, ठीक है। अब दरार बन गई है तो दरार से जो नीचे, आपको पता है जो पृथ्वी का आंतरिक भाग था उसमें उष्मा संचित हुई थी, तो वहां से क्या होगा, जो गर्म लावा है, ठीक है ना, लावा, तो वो लावा निकलेगा, ठीक है ना, मेग्मा लावा। तो वो लावा आकर जमा हो जाएगा कहाँ पर, इस ऊपर वाली सरफेस पर। तो वहां पर क्या बन जाएंगे, द्वीप बन जाएंगे, सागरीय द्वीप, ठीक है। कि इसके फैलने के कारण, सीमा के फैलने के कारण इसमें दरारें पड़ी, और उन दरारों से क्या हुआ, आंतरिक भाग से लावा निकला, और लावा के जमाव से क्या बन गए, सागरीय द्वीप बन गए हैं, और जो महासागरीय भाग उसमें द्वीप बन गए हैं। अब इससे क्या हुआ, जब द्वीप बने, लावा निकल कर आया, तो लावा क्या था भाई, उष्मा थी, तो उष्मा का क्या हो गया, कमी आ गई, उष्मा में उष्मा का ह्रास हो गया है। तो इस प्रकार से उष्मा वापस से, अब इतनी देर वहां पर स्टोर हो रही थी, संचित हो रही थी सीमा वाले भाग में, लेकिन जब दरार आई, दरार से लावा निकल के आया, तो उससे क्या हुआ, उष्मा में अब कमी आ गई, ठीक है ना। तो ये तो सारे किसके कारण है, अतिक्रमण काल में हुआ, जब सीमा पिघली, तो उसके कारण से ये इतनी प्रोसेस हो गई है, ठीक है। अब जब दरारें बनी, दरारों से क्या निकल गया, लावा निकल गया, तो क्या हुआ, सागर जो है, ठीक है, एक मिनट देखिए, इसे हम कहते हैं सागरीय निवर्तन काल, यानी कि रिग्रेशनल फेज, ठीक है, रिग्रेशनल सी की फेज, पीरियड ऑफ रिग्रेशनल सी। तो ये किस कारण से हुआ, मैंने कहा तनाव आया, तनाव से दरारें पड़ी, और उन दरारों से लावा निकल कर आया। तो जब ये लावा निकला, तो ये लावा क्या है, अब लावा बाहर निकल गया, तो उष्मा क्या हो गई है, उष्मा में कमी आ गई है, जो आंतरिक भाग में संचित थी। तो एक तो ये कारण था कि उष्मा में कमी आई। दूसरा कारण क्या हुआ कि जो महाद्वीपीय भाग जो अभी तक तैर रहा था उस महासागरीय भाग पर, वो विस्थापित हो गया अपनी जगह से, ठीक है। तो वो महाद्वीपीय भाग है जो ज्वारीय बल के कारण, किसके कारण, ज्वारीय बल के कारण पश्चिमी दिशा में क्या कर गए, विस्थापित हो गए, ठीक है। जब ये पश्चिमी दिशा में विस्थापित हुए तो क्या हुआ, अब पहले क्या हो रहा था, उस सागरीय भाग यानी सीमा वाले भाग पर सियाल था, जिन दोनों के बीच में उष्मा का स्थानांतरण हो नहीं रहा था। अब महाद्वीपीय भाग ने अपनी जगह छोड़ दी, वो स्थानांतरित हो गए, तो उस महासागरीय भाग से क्या हुआ, उष्मा जो थी वो स्थानांतरित हो गई, यानी उस उष्मा में कमी आ गई, क्योंकि उसके महासागरीय भाग यानी सीमा वाले भाग पर जो महाद्वीपीय भाग था वो वहां से हट चुका है। तो अब जो है उष्मा क्या हो रही है, स्थानांतरित हो पा रही है, तो उस कारण से भी क्या हो गई, उष्मा में कमी आ गई। तो ठीक है, दोनों दो वजह थी जिसके कारण उष्मा में कमी आई, और जैसे उष्मा में कमी आई तो वापस से जो सीमा थी वो अपने पहले वाली अवस्था में पहुंच गई, यानी कि पुनः ठोस हो गई। वो पहले क्या हुई थी, ठोस से द्रव अवस्था में आई थी, अब वापस से क्या हो गई, द्रव से पुनः ठोस हो चुकी है, ठीक है। पुनः ठोस होने का कारण कि जो उष्मा संचित हुई थी, उष्मा के कारण ही पिघली थी, अब उष्मा में कमी आ गई, तो वापस से वो क्या हो गई, सीमा ठोस हो गई है। अब क्या होगा, जब वापस ठोस होगी तो वापस वही अवस्था में वापस आ जाएगी कि जो ग्लोब था, उसका व्यास था, उसकी परिधि थी, वापस से अपनी सब चीजें जो है अपनी पहले वाली अवस्था में आ जाएंगी। उसी प्रकार से क्या होगा, जब ग्लोब अपनी पहले वाले व्यास तक पहुंच जाएगा, परिधि पहले जैसी हो जाएगी, तो क्या होगा, जो सागरीय भाग जो था, जिसका महाद्वीपीय किनारे वाले भाग में क्या हुआ था, अतिक्रमण हो गया था, ठीक है ना। महाद्वीप वाले किनारे वाले भाग पे जल पहुंच गया था, जलमग्न हो गया था, वो जल वापस वहां से लौट जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सागर का निवर्तन, सागर का वापस से लौट जाना। तो उस किनारे वाले भाग से वो सागर वापस लौट चुका है।
ठीक है। इसके कारण से अब क्या हुआ, अब जो अवसाद पहले जमा हुए थे उसमें जलमग्न भाग में, ठीक है, अब क्या हो रहा है, ठोस हो रही है। जब ठोस हो रही है मतलब सिकुड़ रही है, ठीक है ना। पहले तनाव हुआ था, जब पिघली थी तब तनाव हुआ, फैल रही थी। अब क्या हुआ, ठंडी हो गई, ठोस हो रही है तो वापस से सिकुड़ रही है। अब आपको पता है किसमें हुआ था सबसे, ये जो फैलना सिकुड़ना, ठीक है, ये सब कहाँ हो रहा था, सीमा वाले भाग में हो रहा था। तो सीमा वाला भाग पहले सबसे ज्यादा फैला था, अब सबसे ज्यादा सिकुड़ेगा भी कौन, सीमा वाला या महासागर वाला भाग। तो इस प्रकार जैसे कि ये महाद्वीप वाला भाग है, ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ कॉन्टिनेंट, तो ये वाला भाग है, और इसके इस तरफ भी क्या है, सागरीय भाग है दोनों तरफ, ठीक है। अब पहले फैला भी ये वाला भाग ही ज्यादा था, ठीक है, अब सिकुड़ेगा भी ये वाला भाग। तो अब जब ये अधिक मात्रा में सिकुड़ेगा, ठीक है, तो दोनों तरफ से क्या पड़ेगा, इधर से भी दबाव पड़ेगा, इधर से भी दबाव पड़ेगा, क्योंकि ये सिकुड़ रहा है। तो जब ये दबाव पड़ रहा है दोनों तरफ से, तो यहाँ पर जो जलमग्न भाग है उसमें क्या पड़ेगा, उसमें दबाव पड़ा, तो उस दबाव के कारण यहाँ पर जो अवसाद जमा हुए थे वो क्या हो जाएंगे, वलित हो जाएंगे, यानी कि मोड़ पड़ जाएंगे उसमें। यहाँ पर जो अवसाद जमा है किनारे वाले भाग पर, वो क्या हो जाएंगे, वलित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या बना, पर्वत बन गए, यानी कि दो महासागरीय जो भाग है इस महाद्वीपीय भाग के दोनों तरफ, उनमें अधिक दबाव के कारण, अधिक सिकुड़न के कारण जो किनारे वाले भाग है वो क्या हो गए हैं, वलित हो गए हैं। तो इस प्रकार से निवर्तन काल भी पूरा हुआ। तो इन्होंने ऐसे बनाया, इस प्रकार से पर्वत का निर्माण हो गया है। अब हम देख लेते हैं कुछ 2-4 इसकी आलोचनाएं, ठीक है, इसका मूल्यांकन किया गया, ठीक है। आलोचना में क्या कहा गया कि जो रेडियो सक्रिय पदार्थ जिनके बारे में ये बात कर रहे हैं, जिन पर इनका पूरा सिद्धांत निर्भर कर रहा है, किस पर कर रहा है, रेडियो सक्रिय पदार्थ पर। तो क्या हमें इतनी जानकारी है इन पदार्थों के बारे में, ये जो आंतरिक भाग में रेडियो सक्रिय पदार्थ है इनके बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है, तो इस पर इन्होंने सिद्धांत बना दिया, ठीक है। तो पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इन्होंने कहा कि जो है इसको जो पूरी प्रोसेस है जिसमें उष्मा का संचय होता है, पर्वत बनता है, जो सीमा पिघलती है फिर से ठोस होती है, इसमें इन्होंने कहा जो समय लगेगा 3.3 करोड़ वर्ष से 5.5 करोड़ वर्ष तक का समय लगता है, ठीक है। अब जब इतना समय लगता है इन्होंने कहा, तो फिर जो पहले जो पर्वत युग आ चुके हैं, पर्वत निर्माण के काल, तो उनमें इतना ही जो गैप होना चाहिए, अंतराल होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन है ही नहीं कि उनमें 2 पर्वत निर्माण कालों में इतना समय, लंबा समय होना चाहिए, लेकिन इक्वल नहीं है, होना ही इतना लंबा समय है। फिर इन्होंने बात की जो भूसन्नति, जो इन्होंने कहा भूसन्नति, तो इन्होंने भूसन्नति के बारे में स्पष्ट तौर पर बात नहीं की है, थोड़ा भ्रामक सा प्रतीत होता है। इस प्रकार ये इतने काफी है। कुछ 1-2 पॉइंट आपको जो लगे वो आप और डाल सकते हैं इसमें। चलो, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज इस चैनल को और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप कुछ और जानना चाहते हैं और कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो जरूर मुझे बताइएगा। थैंक यू।